तहरीके इंसाफ पंजाब उलमा कमेटी के मेंबर मलक नुरेज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मलक साहब? ठीक है। अल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि मरियम नवाज ने जो अदलिया के हवाले से अदलिया पर तनकीद की है, इसके हवाले से आप क्या देखिए जी, बुनियादी तौर पे बात यह है कि जब आपको हर जगह पे अपनी शिकस्त नज़र आती हो तो उसका मलबा आपने किसी ना किसी पे तो डालना है। पहले आप सारा मलबा जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर रख के बंदूक चलाते थे, अब आपने वो ही अपनी जो सारी स्ट्रेटजी है उसको डाइवर्ट कर दिया है अदलिया की तरफ। तो मेरा नहीं ख्याल ये मरियम शरीफ जो हैं इनका असल मकसद ये है कि लोगों के ऊपर तनकीद करना। इनका सिर्फ़ और सिर्फ ये मसला है कि अपनी गलतियां जो हैं वो लोगों के ऊपर डालनी हैं। इन्होंने अपने तमाम तर जो मामलात इनके हैं इन्होंने लोगों पर डालने हैं। अब उनको कोई और नहीं मिला तो उन्होंने अदलिया के बारे में ये एक मुहिम का आगाज़ कर दिया है। मेरा नहीं ख्याल इससे कोई फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, ये बताएं कि क्या इलेक्शन जो है वो वक्त पर होंगे? जी, इलेक्शन इंशाल्लाह वक्त पे होंगे और जैसा कि खान साहब ने कहा है कि हम लोग इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करने लगे हैं। ये गुज़िश्ता रोज़ जो एक रैली के ऊपर पथराव हुआ और उसके अलावा जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया और उसमें जहरीला और तेज़ाब मिला पानी इस्तेमाल किया गया, उसके बावजूद भी हमारे कारकुनान के हौसले जो हैं वो पस्त नहीं हुए, बल्कि एक जो कारकुन है अली बिलाल, उन्होंने शहादत भी नोश की है इस सारे मामले में। और आप देखें कि इंशाल्लाह ताला इलेक्शन के लिए ही ये तमाम कुर्बानियाँ हैं। और जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है सो मोटो एक्शन के बाद, उस ऑर्डर के ऊपर इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करवाए। इलेक्शन कमीशन का काम ही क्या है कि इलेक्शन वक्त पे हो। इलेक्शन कमीशन का अदारा जो है उसका मेन बुनियादी मकसद ही ये है कि उसको कायम ही इलेक्शन करवाने के लिए किया गया। मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ इलेक्शन और गैर जानिबदारी का मुजाहरा करेगा इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये बताएं कि सीनियर कानूनदान जो है एहतजाज हसन साहब, उन्होंने अदलिया के हवाले से जो मौक़िफ़ दिया है उसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, एहतजाज हसन साहब की इस बात से हम 100% एग्री करेंगे। जैसे अब उन्होंने ये बयान दिया है कि चीफ़ जस्टिस साहब हमारी रेड लाइन है। चीफ़ जस्टिस साहब ऑफ सुप्रीम कोर्ट इस टाइम पूरे मुल्क में जो अदलिया है उनके सुप्रीम कमांडर हैं। वहाँ से अगर आप देखें, आपको एक मैं मिसाल देता हूँ कि आप एक घर का एक सरबराह है, जैसे वालिद साहब हैं या दादा हैं, अगर उनके ऊपर कोई तनकीद करेगा तो क्या आप या मैं उस चीज़ का जवाब नहीं देंगे? अगर हम उसका जवाब नहीं देंगे तो हम तो यानी कि एक किस्म का समझ लें कि बड़े बेगैरत होंगे। तो इसी तरह अदलिया में चीफ़ जस्टिस का किरदार बाप की मानिंद है। अगर एतजाज़ एहसन साहब या सलमान अकरम राजा साहब या अली अहमद कुर्द साहब या कोई भी जो सीनियर कानूनदान है या दूसरे वकला हज़रात हैं, अगर वो उनका चीफ़ जस्टिस साहब का साथ नहीं देंगे, उनकी इज़्ज़त को बहाल नहीं करेंगे, तो आप कैसे समझते हैं कि इस मुल्क में इंसाफ का कानून जो है, इंसाफ जो है वो हर एक को मिलेगा और हर बंदा जो है वो इस तरह तो हर बंदा उठ के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर इल्ज़ाम लगाएगा। और मरियम शरीफ की क्या है, वो तो कभी ये जो सरल अलमेडा वाला केस हुआ था, जो इसमें ये सारा हुआ था, ये वो डॉन लीक्स वाला केस, इसमें भी तो इसी ने कहा था ना ऐसे है वैसे। इसकी बात को ऐसे सीरियस नहीं लेना चाहिए। एक अहमकों की जन्नत में अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, गुजारती रहे। अच्छा, ये बताएं कि जनरल बाजवा ने पीटीआई पर क्या ज़्यादतियाँ की हैं, इसके हवाले से आपकी क्या राय है? मेरा ख्याल है वैसे कि जनरल बाजवा साहब को इस चीज़ का कोई ब्लेम नहीं देना चाहिए। जनरल बाजवा साहब ने जो भी किया है, जो भी मामला था उनका, इससे पीटीआई की जो मकबूलियत है उसमें इजाफा ही हुआ है। पीटीआई आसमान की आज उस बुलंदी पे मौजूद है कि तमाम पार्टीज़ जो हैं वो आसमान की तरफ मुँह करके जब थूकती हैं तो वो उनके अपने ऊपर आके गिरता है। मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा साहब ने कोई इतनी बड़ी हमारे साथ ज़्यादती की है पीटीआई के साथ। जनरल बाजवा साहब, वैसे मैं आपको एक बात बताऊँ, जो उन्होंने किया है वो हमारे मोहसिन है। और जनरल बाजवा साहब अगर ये काम ना करते तो ये ऑफिशियली खान साहब का जो उस टाइम मामला चल रहा था बहुत ज़्यादा ग्राफ डाउन हो रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ग्राफ डाउन खान साहब की अपनी वजह से नहीं था हो रहा। ये जो वज़ीर जो अंदर से जो काम ख़राब कर रहे थे, जैसे ये काफ लीग के तारक बशीर चीमा साहब थे, चौधरी सालिक हुसैन थे, ये वो इन सब की वजह से काम जो ख़राब हो रहा था ना, उस वजह से सारा निज़ाम था जो जनरल बाजवा ने किया है। ठीक है, भले वो किसी बैरूनी साजिश का शिकार है या जो भी मामला हुआ है, मैं उस चीज़ में नहीं जाना चाहता, लेकिन जो भी मामला हुआ है
इसमें मेरा नहीं ख्याल कि जनरल बाजवा साहब को आपको कोई ब्लेम करना चाहिए या इस तरह के मामलात होने चाहिए। मैं जनरल मुशर्रफ के जनाजे पे कराची में मौजूद था, तो वहाँ पे जनरल बाजवा साहब मौजूद थे। जनरल मुशर्रफ के जनाजे में भी लोगों ने वैसे जनरल बाजवा साहब से तो मोहब्बत का इजहार ही किया है, उनसे मुलाकातें भी हुई हैं, फवाद चौधरी भी वहाँ पे मौजूद थे। ये चलता रहता है सियासत में इस तरह। अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि फैज़ हमीद ने जो इमरान खान की पहली हुकूमत थी उसके बारे में जनरल फैज़ हमीद का क्या किरदार रहा है? फैज़ हमीद साहब लेफ्टिनेंट जनरल थे और एक कोर कमांडर थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई कोर कमांडर के किसी की भी हुकूमत बनाने में कोई किरदार अदा कर सकता है। हुकूमत बनाने में अगर किरदार कोई अदा कर सकता है तो वो 5 स्टार जनरल और ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी के जो चेयरमैन हैं, इस तरह के जो बहरी बरी अफवाज के जो सरबराहान हैं, वो लोग तो किरदार अदा कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल ने क्या किरदार अदा करना है? लेफ्टिनेंट जनरल का इतना होता ही नहीं है। उसके बाद ठीक है वो आईएसआई के चीफ बने, लेकिन आईएसआई के चीफ वो बने थे इमरान खान की हुकूमत में, पीटीआई के दौर में। तो उससे पहले मेरा नहीं ख्याल कि कोई जनरल फैज़ हमीद के पास इतने इख्तियारात मौजूद थे कि वो किसी की भी हुकूमत बना सकते थे या गिरा सकते थे। इस तरह के जो इल्ज़ामात है मेरा नहीं ख्याल कि उन पर लगाने चाहिए। और वैसे भी इन्होंने कोई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस नैब में दायर हुआ था और आज वो रेफरेंस भी वापस हो गया हुआ है। ये ऐसे बिला वजह की एक तनकीद है जो जनरल फैज़ हमीद पे की जा रही है। मेरा नहीं ख्याल कि ये होनी चाहिए। अच्छा मलक साहब, ये बताएं कि पीटीआई की रैली में कल जो ज़िले शाह जो है उसकी डेथ हुई है, उसके बारे में जो जुल्म ज़्यादती की गई है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखें, पुलिस ने उसके ऊपर तशद्दुद किया है, उसको मारा है, उसके सर पे डंडे मारे हैं, उसको वहाँ पे इतना मारा गया है कि वो बेचारा अब दम तोड़ गया। इसके बाद जुल्म, इस कदर जुल्म के उसके वालिद साहब ने जब पर्चा देने के लिए कहा कि एफआईआर दर्ज करें, तो एफआईआर किन लोगों के ख़िलाफ़ दर्ज हुई? और मुद्दईयत पुलिस की, और एफआईआर में फवाद चौधरी का, इमरान खान का, असद उमर का, इन लोगों के नाम है। अब मुझे ये बताएं कि एक बंदा अगर मरता है, उसका मुद्दई जो है वो ब्लड रिलेशन होना चाहिए जब वो मौजूद है उसके वालिद साहब। तो उसके वालिद साहब से क्यों नहीं उन्होंने कहा कि जी आप मुद्दई बने? जब पुलिस मुद्दई है तो ये सारी एफआईआर भी खैर फेक हुई है। और उसके अलावा जो बात ये है कि पुलिस ने तशद्दुद किया, और बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर तशद्दुद किया। 2-4 को मैं पर्सनली जानता हूँ कि जो इस वक्त भी गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर में एडमिट हैं और उनकी टांगें और बाजू वगैरह फ्रैक्चर हुए हैं। अच्छा मलक साहब, ये दिन ब दिन महंगाई में जो इजाफा होता जा रहा है, टैक्सेस वगैरह, बिजली के बिल, अब जो गर्मियाँ आ गई हैं, इसके हवाले में आप क्या कहना चाहते हैं कि आईएमएफ से कर्जा भी पास हो चुका है, फिर भी ये जनाब महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा बुरे हालात हो गए हैं, इनके बारे में कुछ आगाही दें हमें। मौजूदा हुकूमत जो है ये चूँ चूँ का मुरब्बा है, ये सांझे की हंडिया है। इन तमाम तर चीज़ों को देखकर लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे। इन्वेस्टर जब आपके मुल्क में इन्वेस्ट नहीं करेगा, कारोबारी हजरात अपने पैसे बाहर लेके जाएंगे, आपके मुल्क में अफरा तफरी का आलम होगा। रजीम चेंज की वजह से मुल्क में एक इंस्टेबिलिटी है, जिस वजह से लोग अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। जब लोगों में अपना पैसा इन्वेस्ट करने की आपके मुल्क के अंदर ये दिल ही नहीं उनका करेगा कि हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करें, कोई इस तरह के मामला करें, तो मेरा नहीं ख्याल कि महंगाई भी कम हो। और ऊपर से आपने मिफ्ता इस्माइल साहब से तजर्बा करवा लिया, उनका तजर्बा नाकाम हुआ। उसके बाद आपने जनाब बाहर से एक ऐसा बंदा इंपोर्ट किया जो कि आकर यहाँ पर हमारे ऊपर मुसल्लत हुआ। सबसे पहले उसने आते ही अपनी तनख्वाह जो है वो रिलीज़ करवाई है सारी, सेनेट से अपना हलफ उठाया। उसके बाद जनाब उसको डायरेक्ट वो पीएफ के जहाज़ में ला के हमारे पर मुसल्लत कर दिया गया एज ए वज़ीर ख़ारजा। तो फिर ठीक है, जब इम्पोर्टेड हुकूमत आ गई थी तो इम्पोर्ट ही करना था बाहर से। वज़ीर भी आकर वही तमाम पॉलिसियाँ इम्पोर्ट करनी थी जो IMF ने कही हैं। हमारे रिज़्क़ का मालिक तो अल्लाह है। जब अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि वाबिस समाई रिज़्क़ुकुम व मा तुअदून, के हमें तो अल्लाह ताला ने रिज़्क़ देना, हम क्यों लोगों के ऊपर करें? हम हर एक के आगे हथेली ऐसे फैला देते हैं और कशकोल लेके फिरते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम कोई भी महंगाई में कोई जो है इजाफा उसको रोका जा सकता है, या पेट्रोल की कीमत में इजाफे को रोका जा सकता है। पेट्रोल की कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी, महंगाई का मज़ीद जो है वो बहरान आने वाला है, मज़ीद इजाफा होगा। और तमाम तर जो मामला है तब तक ये सही नहीं हो सकते जब तक नया इलेक्शन ना हो जाए और नई हुकूमत है। मैं नहीं कहता कि PTI की हुकूमत है, नून लीग की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, कोई भी हुकूमत है, अवामी हुकूमत है जो अवाम के वोटों से है। लोगों को पता हो 5 साल इन्होंने हमारे पर हुकूमत करनी है और 5 साल बाद ही नई हुकूमत आई। ये रोज़ रोज़ के जो तजर्बात हैं उनका क्या फ़ायदा है? ज़रूरत नहीं थी इसकी। फजल रहमान साहब जो हैं
उनका क्या किरदार है इस सारे मामलात में? मौलाना फजलुर रहमान साहब का बहुत एक बुनियादी किरदार है। वो पीडीएम के सरबराह हैं। उन्होंने तमाम तर इन चोरों को लाकर एक फोरम पर इकट्ठा किया है। तो वो बल्कि मुझे एक बात याद आ जाती, किसी ने पूछा कि आप जेल में गए थे तो आपने क्या देखा, तो उसने कहा जी मैंने देखा कि जो चोर है वो इमाम बना हुआ है और पीछे उसके कोई कातिल है, कोई डकैत है, कोई किसी चीज़ में, कोई रेपिस्ट है, कोई किसी चीज़ में मुलविस है, वो सबकी एक इमामत करवा रहा है और पीछे बाकी तमाम ये इस तरह के बंदे हैं। वो इस टाइम मौलाना फजलुर रहमान साहब का भी यही कुछ किरदार नज़र आ रहा है। तो मौलाना साहब को चाहिए था कि इनका साथ ना देते, लेकिन खैर मौलाना भी हुकूमत से बाहर कितनी देर रहे, खान साहब ने उनको लिफ्ट कोई नहीं करवाई। मौलाना हुकूमत के बाहर ज़्यादा देर रह नहीं सकते क्योंकि मौलाना का एक मिजाज ऐसा है कि वो जब तक हुकूमत में ना हो उनको चैन नहीं आता। अब उन्होंने क्या किया है, वो केपी का गवर्नर अपना लगा लिया है। उसके बाद जो है असद साहब जो हैं, मुफ्ती असद महमूद साहब, उनको वो वज़ीर मवासलात बनवा लिया जो उनके साहबजादे हैं। तो इस तरह का खैर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने वक्ती फ़ायदा लिया, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की तमाम तर जो सियासत है ख़त्म हो गई है, तबाह बर्बाद हो गई है। इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से मौलाना फजलुर रहमान की एक भी सीट पूरे पाकिस्तान में नहीं होगी आइंदा इलेक्शन में। कि इलेक्शन डेट जो है वो अनाउंस कर दी गई है। पीटीआई जो है उस का क्या मौक़िफ़ है ये टिकटों तकसीम करने के हवाले से, इसके बारे में थोड़ी सी रोशनी डाल दें। खान साहब को चाहिए कि इस टाइम जो टिकटों की तकसीम है उसको मुकम्मल करें, इंटरव्यूज़ वगैरह लें, उसके बाद जिससे इसको जो जो टिकट इशू करनी है वो उनको टिकट्स इशू करें, ताकि जो उम्मीदवार हैं वो अपना एक ज़हन बनाएं, वो उनको पता हो कि इस हलके में मैंने ये करना है, ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे मैं ये काम करवाऊँगा, जो फलाही काम है, जो भी मामला है, ये अपना जो मंशूर है इलाकाई लिहाज से, यानी कि कोई अपना आप चाहते हैं कि जी कोई गली बनवानी है, ये जो भी है लोगों से वो उस चीज़ का वादा कर सकें कि जी आपको हम ये करवा के देंगे, आइंदा दिनों में ये करवा के देंगे। जब तक आप उम्मीदवार को ये नहीं बताएंगे कि फ़लाँ हल्के से आपने इलेक्शन लड़ना है, फ़लाँ हल्के से आपने इलेक्शन लड़ना है, तब तक नहीं होगा। और देखें एक और चीज़ आपको मैं बताता हूँ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, उसके पास कराची में, सिंध में, अंदरून सिंध में कोई उम्मीदवार मौजूद नहीं है। बलूचिस्तान में नून लीग के पास कादिर बलोच साहब शायद थे, या वो सिंध से थे या बलूचिस्तान से थे, शायद साबिक वज़ीर दाखिला थे जनरल कादिर बलोच, वो भी पीपल्स पार्टी में जा चुके हैं। लाशारी साहब थे, वो भी इस टाइम मियाँ साहब को जो है वो गुड बाय कह चुके हैं। उसके बाद आप देखें कि इनके पास हमारे KPK में कोई इस टाइम उम्मीदवार नून लीग के पास नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास नहीं है। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में कायरा बरादरान है, या इधर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब हैं, या फैसल सालेह हयात हैं। इस तरह के चंद उम्मीदवार मौजूद हैं। लेकिन इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक वाहिद जमात है जिसके पास पूरे पाकिस्तान में शर्क़ व गरब में, शुमाल व जनूब में हर तरफ उम्मीदवार मौजूद है। और एक सीट के 6 उम्मीदवार भी मैंने देखे हैं, और मैंने UC लेवल पे लोगों को कौंसलर की टिकट लेते हुए, लड़ते हुए भी देखा है कि यार हमें टिकट PTI की चाहिए। और नवाज शरीफ साहब की जमात की, आसिफ जरदारी साहब की जमात की, मौलाना फजलुर रहमान साहब की जमात की, या जो मजहबी जमातें हैं, मुझे पता है कई मजहबी जमातें जो हैं वो मुझे कहते हैं कि यार फ़लाँ हल्के से आप इलेक्शन लड़ लें, हमने कोटा ही पूरा करना है, आप इलेक्शन लड़ लें, हमें बस उम्मीदवार या कोई अच्छा सा दे दें कि हमने इलेक्शन लड़ना है, हमने बस ये रखना है कि अपनी डेढ़ ईंट की मस्जिद बन जाए। इस टाइम खान साहब की ही जमात एक ऐसी जमात है कि जिसका हर तरफ उम्मीदवार, एक भी नहीं, एक सीट के 6 उम्मीदवार मौजूद हैं। तो खान साहब को भी चाहिए कि टिकटों की तकसीम जो है वह जल्द अज जल्द करें, जल्द अज जल्द ऐलान करें टिकटों का, ताकि कैंडिडेट्स अपनी कैंपेन शुरू करें। अल्लाह खैर करेगा, ये इलेक्शन पक्का इंशाल्लाह ताला PTI का। नून लीग इस टाइम जिस धाने पे खड़ी है, जिस नहज पे नून लीग पहुंच चुकी है, अल्लाह के हुक्म से सियासी मौत इनकी वाक़ई हो चुकी है। ना इनको कफन मिलना है और ना ही कब्र मिलनी है, अल्लाह के हुक्म से। चौधरी परवेज़ इलाही जो है, इनका आइंदा का क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? चौधरी परवेज़ इलाही ने अच्छा फ़ैसला किया है, दुरुस्त फ़ैसला किया है। देखें चोई साहब के ऊपर बड़ा प्रेशर भी था, बहुत से ऐसे लोगों का प्रेशर था कि जिनके बारे में कहा जाता था कि ये ही चौधरी परवेज़ इलाही को चलाने वाले लोग हैं। चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने अपनी जमात को ज़म किया, पीपल्स इसमें PTI में आ गए। PTI में आके उन्होंने एक बड़ा अच्छा फ़ैसला किया, उनके इस इक़दाम को लोगों ने बड़ा सराहा है, उनको PTI ने भी बड़ा वार्म वेलकम किया है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है इंशाल्लाह ताला कि गुजरात से मोनस इलाही और परवेज़ इलाही और चौधरी रासख इलाही ये इंशाल्लाह ताला अच्छे मार्जिन से चौधरी शुजात के बेटों के मुकाबले में इन्होंने खैर इलेक्शन लड़ना है, ये भी मैं आपको बता दूं, और अच्छे मार्जिन से इंशाल्लाह ताला ये इलेक्शन जीतेंगे। तो अल्लाह खैर करे, बाकी इंशाल्लाह ताला देखें, बाकी वक्त पे पता चलेगा, फ़ैसला अल्लाह की ज़ात ने करना है, तमाम फैसले अल्लाह ताला के पास ही हैं, और ज़मीन भी अल्लाह की है, हुक्म भी अल्लाह का, इन्निल हुक्म इल्ला लिल्लाह। अल्लाह ताला खैर करेगा, इंशाल्लाह अच्छा वक्त आएगा पाकिस्तान में, जो है वो अल्लाह ताला फिर खुशहाली लाएगा, अमन व अमान का गहवारा बनेगा पाकिस्तान, और हर बंदा इंशाल्लाह ताला अच्छी ज़िंदगी गुजारेगा। जी बहुत शुक्रिया मलक नरेज़ साहब जी। कैमरा मैन हुसनैन अली के साथ मैं हूँ अजीम महर, ARN न्यूज़ गुजरांवाला।